गुड मॉर्निंग वरद। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। होमवर्क नहीं सबमिट किया आपने? यस सर, हैं? नहीं किया। शाम को आप कर रहे थे ना? हाँ सर, लेकिन पूरा हुआ नहीं, बस 2 प्रॉब्लम बचा। ठीक है ठीक है, मतलब आपका एक बिहेवियर है कि आप कंप्लीट करके भेजते हैं। हाँ अभी भेज दिया करिए, ठीक है। इससे पता चलता है कि आज आपने कुछ किया है। एक ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करिए ज्वाइन करने की। हाँ। आर्यन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, आज आपने होमवर्क किया, अच्छा लगा, आपने ठीक ठाक भेजा। मैं चेक करूंगा क्या है आंसर आपके। आई होप करेक्ट होंगे, ऑलमोस्ट करेक्ट होंगे। अथर्व ने भी भेज दिया हाँ था, सर। वरद ने किया है, बट आप वरद आज हमें दोपहर में भेज देंगे, ठीक है। आप नाइट का वेट नहीं करेंगे आप। यस सर, मैं भेज दूंगा। हाँ। अथर्व शर्मा कहाँ है, उनका पता नहीं चल रहा है। वो कल आपकी तरह तो नहीं भूल गए? आर्यन कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं सर। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस, जैसा कि पहले बताया गया था। साइंस में हम पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक, तो कार्बन आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। लेकिन अभी आज हम कार्बन के बारे में कुछ और चीजें जानेंगे कि कार्बन क्या है, और इसके बाद पढ़ेंगे हम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और उसकी IUPAC नेमिंग, ठीक है। नेमिंग से क्वेश्चन आते हैं। वरद आपका चैप्टर नंबर है ये 28, आई थिंक 28 है आपके चैप्टर में। और आपका NCERT में अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर आपका केमिस्ट्री के हिसाब से 4 है, ठीक है सर 4 है। हाँ, तो चैप्टर नंबर 4 NCERT और NIOS में जाएंगे तो चैप्टर आपको 28 चैप्टर में मिलेगा। वरद आप यू कैन ओपन इट इन योर बुक ऑल्सो। सो Atharv, very good morning. And I am very happy to you because you have done your homework and at a time almost correct all the questions. So you did good work and keep it on. ठीक है, कंटिन्यू करिए इस चीज को। हाँ आर्यन, यस सर। अभी स्टिल वी नीड विद यू, ठीक है। अभी मुझे आपसे क्या चाहिए कि जितने भी होमवर्क हैं वो प्रॉपर टाइमिंग पे चाहिए, ठीक है। आपसे हाँ अब सर। हम ये एक्सपेक्ट करने लगे हैं, यू आर डूइंग वेल, बट वी वांट टू इम्प्रूव इट, ओके। जी सर। बाय टाइम को लेकर के आपको इम्प्रूव होना है,
ठीक है, टाइम को लेकर के थोड़ा कंसिस्टेंट होना है कि डेली डेली आपका जो होमवर्क है 8 o'clock के पहले हो जाना चाहिए। 8 o'clock के पहले होगा बेस्ट, फिर आप अपना काम करते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, आज ये चैप्टर हमारा ओपन हो चुका है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कार्बन के इंपॉर्टेंस पे फोकस करते हैं कि कार्बन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम पढ़ रहे हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, ओके, तो आपको ईगरली इस बात को सुनना है, ठीक है, कि कार्बन क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। पहली तो चीज, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उन सब के जो वो सब जो फॉर्म हुए हैं, उन सब के अंदर कार्बन पाया जाता है, ठीक है, कंपाउंड्स के फॉर्म में। ठीक है, चाहे आप हो, हम हो, ठीक है, कोई भी हो, उनके भीतर क्या पाया जाता है, कार्बन। ठीक, फिर दूसरी चीज की, जैसे आप जो लिख रहे हैं, पेन है, पेपर है, उन सब में भी कार्बन पाया जाता है। आप जो कपड़े पहने हैं उसमें भी कार्बन पाया जाता है। सो जो आप चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जो आपके घर में ग्रेन्स हैं, जो आप के घर में कह सकते हैं कि जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, उन सब में कार्बन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, जो भी आप पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, एक तो कार्बन खुद कार्बन के फॉर्म में पाया जाता है और कुछ कार्बन कंपाउंड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अगर हम देखें तो मोर देन 5 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स अभी तक पहचाने गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, और अभी डेली के डेली लेबोरेटरी में नए फॉर्म्स, नए कंपाउंड्स बन रहे हैं कार्बन के। तो 5 मिलियन कंपाउंड्स का मतलब हो जाता है 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। सो 5 मिलियन क्या होगा, 50 लाख से ज्यादा कार्बन कंपाउंड। बट आपको उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है, यू नीड टू ओनली रीड सम बेसिक कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स लाइक, है ना, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो समझ में आ गया कि कार्बन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ रहे हैं, बताइए। यस सर। ठीक है, कार्बन हर चीज में पाया जाता है। ठीक है, आपका हर एक चीज आप देखेंगे उठा करके, उसमें आपको कार्बन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिसमें नहीं पाया जाता। अच्छा, कार्बन का परसेंटेज कितना है ओवरऑल एटमॉस्फेयर में, क्या किसी को मालूम है इसका परसेंटेज? सर काय का? कार्बन का, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है, बताइए। ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाई जाती है? जिसको आ रहा हो अगर आंसर वो दीजिए, बिल्कुल शांत नहीं बैठना, एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, कोई शाइनेस नहीं होनी चाहिए, बताइए जल्दी से। सर 21%। 21%, ठीक है। एंड अगर मैं कहूं कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 79। 79, 78%, ठीक है, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। बाकी 1% में रिमेनिंग जितनी भी टाइप की गैसेस आप पढ़ेंगे या पढ़े सर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। हाँ, ये सब 1% कुल मिला के होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। कार्बन कंपाउंड कब बन जाता है, कार्बन कंपाउंड कब बनेंगे, जो कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस अगर कार्बन से मिलके बना है तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बन कंपाउंड। और इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ऑर्गेनिक, कहते हैं ना ऑर्गेनिक फूड खाना है, ये करना है। आप लोगों ने सुना होगा कि अरे ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, लोग बोलते हैं अरे ऑर्गेनिक शैम्पू है। मतलब उसमें ऑर्गेनिक का मतलब क्या, मतलब उसमें जो जो सब्सटेंस बना, जिस चीज से बना है, उसमें कार्बन मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं कार्बन। कार्बन
इज अ वर्ड फॉर्म्ड बाय, है ना, ग्रीक वर्ड किससे? कार्बो से। ग्रीक वर्ड कार्बो से बना है कार्बन, और कार्बो का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मीनिंग, इसका मीनिंग होता है कोल। ठीक है, इसकी मीनिंग क्या होती है? कोल। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि कार्बन कोयला है, ठीक है, कोयला या कोल जो है कार्बन से फॉर्म होके बनता है, बट जो कोयला है उसको आप कार्बन नहीं कहेंगे, कार्बन से बना है, वो बात है, ठीक है। तो सिंपली इसका मतलब होता है कोल। और हमें कार्बन किस किस फॉर्म में मिलता है? कोयले के फॉर्म में मिलता है, ग्रेफाइट के, डायमंड के, है ना, ये सारे क्या हैं? कार्बन के ही फॉर्म्स हैं। और किस फॉर्म में मिलता है? पेट्रोलियम हो गया, है ना, इन सब के फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है, ठीक। एंड इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है सी, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? सी। कार्बन किस वर्ड से बना है? ग्रीक वर्ड कार्बो से। कार्बो का मीनिंग होता है कोल, एंड इसका सिंबल है सी। किस ग्रुप से बिलोंग करता है ना? पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है कार्बन? जल्दी से बताइए, किसी को आता है? कुछ कुछ क्वेश्चंस हम पूछ रहे हैं, अगर आता है तो यस जल्दी से बताइए। क्या सर? कार्बन पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में आता है? एक्चुअल में शायद आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी होगी, तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, बट मैं इस क्लास में ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मेरा क्वेश्चन एटलीस्ट अथर्व से और वरद से। सर किस कॉलम में मतलब? हाँ यस, किस कॉलम में? सर 14 कॉलम में आता, 14। यस, तो तो कॉलम को हम ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप नंबर 14 में आता है, ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक 6 नंबर 6 है। ग्रुप नंबर 14 एटॉमिक नंबर। कार्बन क्या है? एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट है। कार्बन इज एलिमेंट, ठीक है, whose symbol is C and it found in group number 14 and its atomic number is 6। मतलब कार्बन के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप दो चार चीजें बता सकते हैं। कार्बन इज एन एलिमेंट, ठीक है, belongs to group number 14 and its atomic number is 6 and its symbol is C। ठीक है, ये सारी चीजें आप एटलीस्ट कार्बन के बारे में बता सकते हैं। इट इज अ नॉन मेटल। एलिमेंट क्या होता है? मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल है ना। बताइए, कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। आर्यन बताइए, मेटल और नॉन मेटल में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस बताइए एटलीस्ट, आर्यन। सर मेटल हार्ड होता है और नॉन मेटल मतलब इतना हार्ड नहीं रहता, और मेटल थोड़ा लेस्ट्रस रहता है और नॉन मेटल नहीं रहता, और मेटल थोड़ा शाइनी होता है, नॉन मेटल शाइनी नहीं होता। सर ये वेरी कुछ गुड, डिफरेंस है। वेरी गुड, है ना, आपने तीन बता दिए, गुड। अथर्व आप बताइए, इन तीन को छोड़ के एक आध दो आप बताइए। सर मेटल डक्टिलिटी ज्यादा होती है और नॉन मेटल में कम होती है। ओके और सर मेटल इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अथर्व आप, वरद आप बताइए एक, एटलीस्ट इन सब के अलावा। मेटल्स जो है उसमें आयोनिक बॉन्डिंग होता है और नॉन मेटल में नहीं होता। ओके, ठीक है, गुड। चलिए, आपके पास हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, 6 बताए जा चुके थे, इसलिए आपके लिए हार्ड था आंसर करना, बट इट इज वेरी गुड। सो हमने ये देखा कि कार्बन इज एन एलिमेंट, है ना, इज अ नॉन मेटल, belongs to group number 14 and its atomic number is 6 and it is represented by capital C। ठीक, अब आते हैं कि कुछ और बातें जानते हैं कार्बन के बारे में, ठीक है। या पहले हम कार्बन बताने से पहले थोड़ा सा एटम पे डिस्कस करेंगे,
2 मिनट एटम में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि एटम के बारे में क्या क्या चीजें हमें जाननी जरूरी है जब आप कार्बन पढ़ रहे हैं। तो एटम, एवरी एटम, सभी एटम के पास कौन सी 3 चीजें होती हैं? हर एटम के पास बताइए जल्दी से, कौन सी 3 चीजें होती हैं हर एटम के पास? किसी के सर दिमाग एक में? वैलेंसी, वैलेंसी तो ठीक है, बात की बात है, वैलेंसी पे भी आती इलेक्ट्रॉन, है। हाँ, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव, कौन सा चार्ज होता है? हाँ, सॉरी सर, नेगेटिव, 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 ठीक है। और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। न्यूट्रॉन पे सर न्यूट्रल। सर वो न्यूट्रल करंट रहता है उसमें, नो चार्ज, कोई सा ठीक है, होता कोई नहीं। चार्ज नहीं, हाँ सर वही। ठीक है। तो हर एटम के बारे में आपको जानना होगा, हर एटम, एवरी एटम पजेस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। फिर बात आता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है एटम में? इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? हर एक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। फिर आते हैं बाकायदा आपको चीजें समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? एवरी एटम, एटम का स्ट्रक्चर है ना, ये जो सबसे बीच में है ना, उसको क्या बोलते हैं? फिर ये इनको क्या बोलते हैं? इनका नाम बताइए, बताइए जल्दी से, किसी को नाम याद आ रहा है? पढ़े हो? जल्दी बताइए। आपको अपने दिमाग में जैसे होता है ना कि हम चीजें कभी कभी आपको ध्यान होगा कि कुछ चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जब आप ध्यान लगाते हो तो वो चीज याद आ जाती है। क्यों? हमारा दिमाग एक ऐसे घर की तरह है जिसमें एक तो होता है कि घर में एक कमरा होता है जिसे आप खूब साफ सफाई के साथ रखते हो, बाहर का 1-2 कमरे रखते हो, एक आध स्टोर रूम होता है जो खराब सामान पड़ गया होता है, उसको आप वहां ले जाके फेंक देते हो। बात समझ में आ रही है? घर वाली ये चीज तो सबके घर में होती है कि आप क्या करते हैं, 1-2 रूम फ्रंट का साफ सुथरा करके रखते हो, 3 रूम 4 रूम जिसमें रहते हो, और इसके बाद फिर एक रूम होता है स्टोर रूम, वहां पे जो काम की चीज नहीं होती उसे आप फेंक देते हो। तो इसी तरह से हमारा ब्रेन है कि जो हम आज पढ़ रहे हैं या कल पढ़ रहे हैं, जो अभी चीजें हैं बस उसको याद रखते हैं, पुरानी चीजें हमारा दिमाग क्या होता है, कचरे में डाल देता है, ट्रैश में, ठीक है। लेकिन आप कभी सोचिए कि कचरे रूम में जाइए तो जब आपने जो पुराना सामान फेंका था वहां पे एक अरेंजमेंट नहीं होता है सामान का, ठीक है, वो ऐसे ही फेंका रहता है, तो ढूंढना पड़ता है, पर ढूंढने से मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके मन में भी जो बात आपने कभी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, अगर आप उस बात को थोड़ा सा सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, तो याद आ जाती है कुछ टाइम के बाद, ठीक है, क्योंकि वो भी डिसअरेंज मैनर में पढ़ी है, कोई अरेंजमेंट नहीं है वो बात, है ना, ऐसे ही पढ़ी है। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि 10 साल 20 साल पहले भी हुई है, लेकिन बहुत जरूरी थी, कुछ ऐसी घटना हो गई थी, आपने कुछ देख लिया था, वो आपको हमेशा याद रहता है, उसके लिए आप 1 सेकंड बस टाइम लगेगा, आप बता दो, तो उसको आप सामने रखते हो घर के दरवाजे के सामने, है ना, मतलब फ्रंट रूम में। तो ऐसे ही हमारे ब्रेन के भी हिस्से हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आई थोड़ी बहुत? यस सर। हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी बताइए। ये है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, और ये दोनों जो बाहर आपको दिख रही है, ये दोनों क्या है, शेल, ठीक है। दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सेंटर में है उसे वहां पे क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, विच इज वेरी स्मॉल साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। अगर हम एटम के साइज से कंपेयर करें तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ही
कम होता है, एंड दीज आर सेल्स, सो इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन सेल, ठीक है। इनको और क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं, ठीक है, चक्कर लगाते हैं, इस सेल्स में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, बट प्रोटॉन डज नॉट मूव। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस। क्लियर है, बात क्लियर है, बताइए। क्लियर है कि नहीं है। एंड फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है, के, फिर एल, फिर इसके बाद और सेल लग सकती है ना, उसका नाम एम। तो के में कितने, पहले वाले शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, दूसरे वाले शेल में 8, और फिर तीसरे वाले शेल में 18, इस तरह से। लेकिन कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होता है जब उसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो वो स्टेबल होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है किसी और एलिमेंट के साथ। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8, मैक्सिमम कैपेसिटी है सेल्स की, ठीक है, मैक्सिमम 2 रह सकते हैं, फिर 8 रह सकते हैं, 18 रह सकते हैं तीसरे सेल में। नाम क्या है, के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस तरह से सेल्स का नाम बढ़ता जाता है। इतनी सी बात क्लियर है आर्यन? हाँ सर। ओके, अथर्व आपको, वरद आपको? यस सर, यस सर। ठीक है, तो इतनी चीज ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन सेल में पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर आपका इस तरह से सेल्स लगी होती हैं, उन सेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दूसरे सेल में 8, और तीसरे सेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, और फोर्थ सेल में फिर इसी से 18, 32 ऐसे होता है। अब आ जाते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 6 है जैसे, तो अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है किसी एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो 6 एटॉमिक नंबर है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर जो है वो इक्वल होता तो है, पहले में 2 और दूसरे में 4। यस, इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, ये ध्यान रखिए। जितने अब 6 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पहले वाले में 2 हो जाएंगे और दूसरे वाले में 4 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, उससे ज्यादा है नहीं, तो आखिरी सेल में जो 4 बचे वो चले गए। पहले सेल में 2 के लिए जगह थी, जो बाकी बचे, है ना, पहले राउंड में तो 2 ही लोग बैठ गए, अब बचे 4 लोग और बचे, उनके पास 4 एटम और बचे हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो अगले वाले सेल में बैठेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसको रफ करते हैं। अब जैसे आपने बताया कि कार्बन के पहले एटम में कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले वाले शेल में, और दूसरे वाले शेल में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसको स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कभी ये स्टेबल नहीं रहेगा, तो स्टेबिलिटी लाने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन छोड़ दे अपने तो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, कि जो डेफिनेशन है इस सेल में और कहीं से पा जाए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन और कहीं से पा जाए तो इसके पास 8 हो जाएंगे, और 8 होने से ही ये स्टेबल हो जाएगा। सो अब एक चीज यहाँ पे समझिए कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, देखिए कि अ बॉन्ड, ठीक है, अ बॉन्ड या a compound formed by sharing of electron, a compound या a bond
ऑफ शेयरिंग बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं कि अगर शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को तो उससे जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है, जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे कि कौन सा एलिमेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड है। और एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन आर्यन आपको ये बातें आपने कभी पढ़ी है कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के बारे में? हाँ सर। ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? जैसे देखिए आपके पास है Na, ठीक है, Na के पास और Cl। Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? Na के पास इनिशियली कितना इलेक्ट्रॉन होगा? Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए। आर्यन आपसे पूछते हैं पहले, फिर वरद आपसे पूछेंगे। सर क्या? सोडियम का है ना, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर नहीं पता। ओके, अथर्व, वरद आप बताइए। वरद सर 11। ठीक है, इसका क्या होता है 11। और क्लोरीन का क्या होता है? सर 9। हाँ? 9। और फ्लोरीन का? क्लोरीन का मुझे याद नहीं। अथर्व बताइए क्या होता है क्लोरीन का? अथर्व यस सर। क्या तो होता है क्लोरीन का क्लोरीन का? क्लोरीन Cl, तो क्लोरीन का जैसा नहीं पता सर। 12। 17 फिर कल बाहर आई आंटी, ये बताए थे ना। अच्छा अच्छा, यस सर। F मतलब फ्लोरीन, Cl कल मतलब क्लोरीन, तो इसका होता है 17। तो इसमें क्या होता है, सिंपली जैसे आपका ये सोडियम का बन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले में आ गए, दूसरे वाले में 8 आ गए, है ना, इस तरह से 4 5 6 7 8। तो दूसरे वाले में 8 आ गए, 6 2 8, 2 और 8 से 10 हो गया। 10 के बाद एक इलेक्ट्रॉन आखिर यहाँ पे रह गया, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, क्लोरीन के पास भी ऐसे ही 2 8 है ना, यहाँ पे जगह नहीं है, 2 8, दूसरे वाले में 8 हो जाएंगे, 4 6 7 8, 3 3 6 7 8। अब देखिए 8 हो गया, फिर आखिरी वाले में कितना होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना यहां से दे देगा और यहां जैसे ही जाएगा तो इसकी आखिरी सेल खत्म हो जाएगी, ये सेल ही खत्म हो गई ऐसे। तो इसके अब आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों क्या हो गए, एक न्यूट्रल स्टेट। तो बैलेंस्ड इक्वेशन। तो Na के पास मतलब पहले में कितना हुआ 2, फिर 8, फिर 1, इसमें 2 8 और 7। तो आखिरी में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आसानी से, मतलब वो स्टेबल कंडीशन होती है, स्टेबल, ठीक है, हर चीज स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, लोग सोचते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए तो हम स्टेबल हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो वो स्टेबिलिटी लाना हर किसी का नेचर होता है। एटम्स भी स्टेबिलिटी लाते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका 7 से 8 हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, और इसके पास भी आखिरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, तो वो क्या हो जाता है कि स्टेबल कंडीशन हो जाती है। तो ये जो बॉन्ड बना, इससे क्या बन गया कि 2 एलिमेंट मिक्स हुए तो क्या बनेगा NaCl, एक कंपाउंड बना NaCl। लेकिन ये किस तरह का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ट्रांसफर हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफर इससे निकल के इसमें चला गया है ना, मतलब ट्रांसफर हो गया, ठीक है। लेकिन अब यही चीज मैं समझा रहा हूं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लो, क्योंकि इसमें
धीरे धीरे करके चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी जितना आगे आप पढ़ते जाओगे, है ना। अब हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया। आपने सुना होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? O2, बताइए। हाँ, ऑक्सीजन का ना O2। O2, ठीक है, मतलब दो ऑक्सीजन मिले हुए हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर 8 एक ना, 8। ठीक है। यस सर 8। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि पहले वाले शेल में दो होंगे ऐसे, और इसके पास भी पहले वाले शेल में दो। अब बचे कितने, इसके पास 6 बचा, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 हो गए। फिफ्थ वाला देखो ये दोनों लोग शेयर कर रहे हैं, और सिक्स्थ वाला भी दोनों लोग शेयर कर रहे हैं। भाई इसके पास इन्होंने क्या कर लिया कि अपना एग्रीमेंट कर लिया कि हम लोग दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके रखेंगे, है ना। फिर ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 3 3 6 और 2 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। दोनों के पास आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। आप देखिए आखिरी सेल में इसके देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में ये क्या है, O और O दोनों ऑक्सीजन के एटम है। तो क्या बन गया इन दोनों से O2। लेकिन इसने क्या किया है, ट्रांसफर नहीं किया है कि इससे निकल करके इसके पास चला गया, ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों का कब्जा है, दोनों का शेयर है। आप समझ में आ रहा है इसमें और पिछले वाले डायग्राम में क्या हमने डिफरेंस किया? अगर ध्यान से देख रहे हो तो पूरा समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया इसका मतलब समझ लो ध्यान से नहीं देख रहे। आ रहा है, समझ में आई ये चीज? हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वाले में नहीं गया है, किसी से भी निकल के नहीं गया है, दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन पे कब्जा किए हुए हैं। मतलब दो इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो दोनों के पास कॉमन है, ठीक है, मतलब उसमें दोनों ही एटम का शेयर है। तो और दोनों ही ऑक्सीजन के एटम है। इससे जो फॉर्म हुआ आपका कंपाउंड, वो एक कंपाउंड है जिसको हम कोवैलेंट बॉन्ड से बना हुआ कंपाउंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, है ना। सेल में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये सेल के जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम आपस में शेयर कर लिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, हाँ तो सर। ये बात है कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, हमेशा, ठीक है। ये कभी भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 के चारों वो कहीं ना कहीं से उसको मतलब शेयर करके ही वो बनाएगा। जैसे अब देखो कार्बन है, तो कार्बन को मैं अब ये चीज नहीं बना रहा हूँ, डॉट स्ट्रक्चर से समझा रहा हूँ। ये कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताना जरा। इसके पास 4 होंगे, तो दो तो आखिरी शेल की बता रहा हूं, है ना, पहले वाले शेल की बात नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। तो 2 और 2 4, है ना, और 2 और इस तरह से, और फिर कितना हो जाएगा, आखिरी सेल में कितने हैं 4, लेकिन दो दो इलेक्ट्रॉन इन लोगों ने क्या कर लिए, शेयर कर लिए। तो इसके पास कितना हो गया देखो 8, और इसके पास भी कितना हो गया 8, ठीक, क्लियर है? दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। चलिए अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी कंपाउंड में कार्बन है, किसी भी कंपाउंड में कार्बन है, ये हम जानेंगे कैसे? कोई भी कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड है, उसको हमें कैसे, उसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो सिंपली आप क्या करेंगे, कुछ भी हो, कोई भी आपके पास कंपाउंड हो या आपके पास एलिमेंट हो या कुछ भी आपके पास हो,
उसको आप बर्न करेंगे, राइट? क्या करेंगे? बर्न करेंगे। बर्न करने से क्या होगा? गैस इवॉल्व होगी, गैस निकलेगी, है ना? बर्न होने से क्या होगा? गैस निकलेगी, धुआं निकलेगा, और वो जो भर के आप उसको कहाँ डाल दो? लाइम वाटर में। लाइम वाटर क्या होता है? आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है, स्लैकेड लाइम को क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। अब कुछ कुछ बातें जो समझ में नहीं आ रही होंगी, आर्यन पूछ लेना हमें, कि यहाँ पे जो टर्म्स जो चल रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो एक लेवल पे चल रही है, तो अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ लेना कि ये क्या होता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमारा नहीं हाँ है सर। क्लास में, ठीक है? तो लाइम वाटर में जब आप उस गैस को पास करोगे तो वो मिल्की हो जाएगा, है ना? लाइम वाटर क्या होता है? कलरलेस होता है, लेकिन वो मिल्की हो जाएगा जब आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करा दी। यानी कि आपने अगर उसमें गैस फ्लो कराई, जैसे आपने बर्न किया कोई भी मटेरियल, बर्न करके गैस निकली, तो उस गैस को आप उस लाइम वाटर में फ्लो करा दिए, ठीक है? सपोज आप एक बाल्टी रखे हैं, बाल्टी में क्या करते हैं? जो चूना लाते हैं आप, चूना पत्थर मार्केट से घर में पुताई करने के लिए, ठीक है? उसमें वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है? जो चूना पत्थर होता है उसको हम बोलते हैं लाइम, ठीक है? लाइम स्टोन को चूना पत्थर बोलते हैं। वो लाइम स्टोन का जो कार्बनिक नाम है, वो ऑर्गेनिक नाम होता है, वो क्या होता है? आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो उसमें आप वाटर फिल करते हो, यानी H2O डालते हो, तो स्लैकेड लाइम बनता है। वो स्लैकेड लाइम कलरलेस होता है, लेकिन अगर आप उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करा दो तो वो मिल्की हो जाता है। मिल्की मतलब व्हाइट कलर हो जाता है उसका। तो वही चीज है कि आपने कोई भी चीज बर्न की, बर्न करने के बाद अगर उसका धुआं आपने, है ना, उसका गैस जो है उसमें मिला दिया लाइम वाटर में, और अगर वो मिल्की हो गया, तो आप समझ जाइए कि ये जो कंपाउंड था ये कार्बन का बना हुआ कंपाउंड, क्योंकि इसको बर्न करने से क्या निकला है? कार्बन डाइऑक्साइड निकली है। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें ना जाए लाइम वाटर में, तो वो मिल्की नहीं होगा। यानी कि अगर आपने धुआं फ्लो कराया, गैस को फ्लो कराया लाइम वाटर में, यानी कि उस लाइम वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो पक्का मिल्की कर देगी उसके कलर को। बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए टेस्ट कैसे करेंगे? चलिए आर्यन बताइए क्या टेस्ट सर, कैसे वापस से करेंगे? बोलिए। हम ये पूछ रहे हैं कि क्या आपको समझ में आ गया कि किसी भी कंपाउंड का हम टेस्टिंग कैसे करेंगे कि वो कार्बनिक कंपाउंड है कि नहीं, उसमें कार्बन है या नहीं है? सर बता दीजिए वापस से, मैं समझ नहीं पाया। ओके, मैंने ये कहा कि आपके पास सपोज हमने दिया कि ये आपके पास क्या है, ये बताइए, पेन। इसका नाम बताइए। मार्कर, ठीक है? मार्कर। है ना? ये मार्कर हमने आपको दिया, बोलिए। मैंने पूछा कि आर्यन इस मार्कर को बताओ कि ये कार्बनिक कंपाउंड है या नहीं, ठीक है? एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, बहुत मजे की चीज है। मैंने बोला कि इसको चेक करके बताओ कि ये कार्बनिक कंपाउंड है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई इक्विपमेंट है नहीं जिसमें आप चेक करो, लेबोरेटरी है नहीं, तो आप क्या करोगे? इसको सीधे ले आके आग में डाल दोगे, है ना? आग में डालोगे, जलेगा, है ना? जलने से क्या होगा? इससे जो निकला हुआ धुआं है, ठीक है, या फिर इसमें आपने लाइटर मार दिया, तो ये जो इससे धुआं निकला उसको आप क्या करोगे? एक पॉलीथीन में पैक कर लिए, या फिर सपोज इससे पाइप लगा दी एक पतली सी, है ना? और आप क्या किए हैं? एक छोटे से बर्तन में चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन डाल करके उसमें पानी डाल दिए, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है ना? उसमें आप इस धुएं को फ्लो करा दो, है ना? उस धुएं को फ्लो करा दो, अगर उसका कलर जो है मिल्की हो जाता है, मिल्की, मिल्क का कलर समझते हो आप, तो आप कहोगे कि सर ये कार्बनिक कंपाउंड है। अगर इसका धुआं फ्लो कराने से उसका कलर चेंज नहीं होता है या मिल्की कलर नहीं होता है, तब आप बोलोगे कि कार्बनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है सर। समझ में आया? हाँ सर। बताइए क्या आया समझ में? सर मतलब कि अगर अपन कोई से भी कंपाउंड को अगर अपन बंद करेंगे, फिर जो उसका धुआं आएगा, फिर और अपन ने लाइमस्टोन को पानी में मिला के रखा एक बाल्टी में, फिर उसके बाद उस स्मोक को इसके अंदर डालेंगे, तो अगर वो मिल्की हो गया तो मतलब वो कार्बन कंपाउंड है, और अगर नहीं हुआ तो वो नहीं है। वेरी गुड, है ना? पूरी बात समझ में आ गई, ठीक?
तो ऐसे हम चेक करते हैं कार्बन के कंपाउंड कौन कौन से, इतने सारे कार्बन कंपाउंड हैं, कैसे चेक करेंगे, यही एक रीजन है। लेकिन जनरली जब आप मिक्स करते हो, ठीक है, लाइव वाटर मतलब लाइव स्टोन आप लाते हो मिक्स करते हो तो अपने आप थोड़ा व्हाइटिश हो जाता है। क्यों मिल्की हो जाता है? क्योंकि आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड ना पहुंचने दो तो वो मिल्की नहीं होगा, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो जाके उससे मिक्स हो जाती है और वो उसको मिल्की कर देती है, ठीक। और थ्योरी चल रही है अभी। आप कल जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, है ना। और जितनी बातें हम बता रहे हैं, अब देखिए कार्बन का क्या होता है कि ये अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट कितना है, 0.02%। इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03%, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में कितना पाया जाता है, 0.02%, मतलब बहुत कम, लेकिन फिर भी इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक। समझ में आ रहा है? परसेंटेज ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट 0.02% और परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर जहां पे हम लोग रह रहे हैं, जो हवा ले रहे हैं उस हवा में, उस एयर में कितना परसेंट कार्बन है। तो सपोज अगर 100 ग्राम कार्बन है, ठीक है, तो 100 ग्राम में 0.03 ग्राम आपका क्या होगा, कार्बन, है ना, 100 ग्राम एयर में। क्लियर? यस सर। फिर कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, 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 टेट्रा का मतलब क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा मतलब होता है 4, और वैलेंट का मतलब आप समझते हो वैलेंसी, ठीक है। मतलब 4 इसके पास जो है पोजीशन, वैलेंस मतलब खाली है, ठीक है, वैकेंसी 4 है इसके पास। सपोज ये है कार्बन, तो इस तरह से इसके पास 4 और इलेक्ट्रॉन आके ज्वाइन हो सकते हैं। तो सपोज आपने यहाँ पे कार्बन लगा दिया, फिर यहाँ पे लगा दिया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे भी कार्बन हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया। तो ये सारे देखिए, ये वाला जो कार्बन है आपको दिख रहा है कि 4 तरफ से कार्बन से सिंगल बॉन्डेड है, ठीक। तो इसमें कार्बन कोड में क्या होता है, कार्बन इज टेट्रा वैलेंट, टेट्रा का मतलब होता है 4 और वैलेंट मतलब 4 दूसरे, है ना, इलेक्ट्रॉन के साथ इसका शेयर होता है, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर होता है कार्बन का, ठीक। हमने ये चीज बता दी। अब फिर आपको क्या समझना है, टेट्रावैलेंट, ये समझ लिए। कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब बात करते हैं कि कार्बन, थोड़ा सा मैं इंक एक बार देख लेता हूं। ऑकरेंस ऑफ कार्बन, ऑकरेंस ऑफ कार्बन, कार्बन किस तरह से मिलता है। एक तो पहला हो गया फ्री स्टेट, दूसरा हो गया कंपाउंड, कंपाउंड स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट और कंपाउंड स्टेट, ठीक है। कार्बन हमें कैसे मिलता है, एक तो फ्री स्टेट में मिलता है और एक कंपाउंड स्टेट में मिलता है, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म, ऐसे आप लिखिए। तो कंपाउंड फॉर्म में मिलता है और एक फ्री स्टेट में मिलता है। फ्री स्टेट में हमें कार्बन
कौन कौन से फॉर्म में मिलता है? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, डायमंड, डायमंड और बक मिंस्टर फुलेरीन। ठीक है, फुलेरीन। सभी पे अलग अलग डिस्कस करेंगे अभी। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन, ये क्या है? एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट बात हम कार्बन के बता देते हैं। कार्बन, कार्बन हैज अ प्रॉपर्टी of self combination, ठीक है, which is catenation, catenation। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना है, क्या? कैटेनेशन। कैटेनेशन किस प्रॉपर्टी को कहते हैं? कार्बन अपने साथ ही कंबाइन होने की एक यूनिक प्रॉपर्टी रखता है, ये अपने साथ ही कंबाइन होता जाता है, इसीलिए, और इसकी इस यूनिक प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या बोलते हैं? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, लिख लो, एग्जाम में ये आता है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चंस आपके लिए हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ गए? कैटेनेशन, ये बात याद रहेगी, कैटेनेशन क्या होता है? सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन या एनी एलिमेंट इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक है, किसी भी प्रॉपर्टी का स्पेशल नाम होता है, तो सेल्फ के साथ कंबाइन होकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ, वो कैटेनेशन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। याद रहेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, इंपॉर्टेंट है इसलिए। बताइए, याद रहेगी? हाँ, अथर्व, किस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं? किस प्रॉपर्टी को बताइए? क्या सर? ऑक्यूरेंस, which is, सर ये क्या लिखा है? which is के बाद क्या है? नोन एज, नोन एज। आप सुन नहीं रहे थे क्या? फ्री फायर तो नहीं खेल रहे? सुन रहा था ना सर। ओके, आर्यन आप बताइए, आप सुन रहे थे? कैटेनेशन किसको बोलते हैं? हाँ सर। सेल्फ के साथ कंबाइन होने की प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं, और कैटेनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के पास होती है। कार्बन के पास क्यों होती है? क्योंकि ये खुद से कंबाइन होने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, खुद से कंबाइन होकर कंपाउंड बनाता है। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब क्या है? कि ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन होगा, डायमंड में सिर्फ कार्बन होगा, बकमिंस्टर में सिर्फ कार्बन होगा। फ्री स्टेट मतलब ये अकेला अकेला कार्बन मिलेगा यहाँ पे, है ना? क्लियर है? फ्री स्टेट का मतलब समझ में आ रहा है? और कंपाउंड स्टेट मतलब कार्बन भी होगा, कोई और भी एलिमेंट हो सकता है उसके साथ। ठीक है, जैसे आपके पास क्या हो जाएगा? CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट में CO2 भी है ना, C भी है। ठीक है, ये C क्या है? ये C आपका है कार्बन। जो CaCO3 में C है वो है कार्बन। तो ये कंपाउंड फॉर्म में मिल रहा है ना, जिसको आप मार्बल कहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं फ्री स्टेट में एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप का भी डेफिनेशन लिखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलोट्रॉप, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट in same state, ठीक है, exist in same state called allotrop of
दैट एलिमेंट। समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए। एलोट्रॉप क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट एग्जिस्ट इन सेम स्टेट। ठीक है, आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट, आर कॉल्ड एलोट्रॉप ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, आर्यन क्या प्रॉब्लम आ रही है? बार बार आपका लीव हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है। सर ऑडियो और वॉइस नहीं आ रही। ओके ओके, ये समस्या आ रही है। ठीक है, हाँ सर, इसलिए मैं बार बार बंद करके ओपन कर रहा था। ओके ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं एलोट्रॉप पे। एलोट्रॉप क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। मतलब कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है, उसके डिफरेंट फिजिकल फॉर्म मिलते हैं ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिंस्टर फ्लोरीन के फॉर्म में। ये नया नया खोजा गया है कुछ साल पहले। डायमंड और ग्रेफाइट तो बहुत पुराने हैं, बहुत पहले से लोग जानते हैं डायमंड और ग्रेफाइट को। तो ये क्या है? अलग अलग फिजिकल फॉर्म है। ग्रेफाइट को लोगे और डायमंड को लोगे, दोनों अलग अलग दिखेंगे। फिजिकल फॉर्म मतलब जिसको हम देखें, टच करें, तो हमें उन दोनों को टच करने में और देखने में अलग फील हो रहा है, तो इट मींस वो डिफरेंट प्रॉपर्टी, मतलब उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। ठीक, समझ में आई बात कि एलोट्रॉप क्या होते हैं? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। अब यही अगर दोनों सेम कार्बन के ही हैं, इन दोनों में केमिकल कंपोजिशन कार्बन का ही है ना, सिर्फ कार्बन है, लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट बिल्कुल अलग अलग है। ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। डायमंड होता है हार्ड। ठीक है, हार्ड नहीं, ये हार्डेस्ट नोन एलिमेंट है। नोन एलिमेंट मतलब मेटल हो, नॉन मेटल हो, कुछ भी हो, जितने एलिमेंट हैं 118 एलिमेंट अभी तक नोन है, उन सब में सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट अगर देखा जाए तो वो है डायमंड। ठीक है, वो उतना हार्ड है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट कहाँ पे यूज होता है? जो आपकी पेंसिल की लीड होती है उसमें ग्रेफाइट यूज होता है। ठीक है, और जो लुब्रिकेंट होता है, जो व्हीकल्स में डाला जाता है लुब्रिकेंट, है ना। आर्यन एक बार रिपीट करिए अगर आपको सुनाई दे रहा है तो। मैं आपको बता रहा हूं वापस से, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, आपकी पेंसिल की लीड में यूज होता है। ठीक है, हाँ सर। लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट जो व्हीकल्स में लुब्रिकेंट डाला जाता है ना, समझ रहे हैं ना, ग्रीस, वो हाँ भी, सर। हाँ, वो किसका होता है? ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। और जो आपका डायमंड है, डायमंड बहुत हार्ड होता है। डायमंड का क्या यूज है? सर इसका यूज हार्डेस्ट होता मेटल है, होता है। हाँ, हार्डेस्ट नोन मेटल। जितने मेटल, मेटल नहीं, एलिमेंट है ना, मेटल तो छोड़ दीजिए, मतलब ये तो नॉन मेटल है। हार्डेस्ट हाँ एलिमेंट, सर। मेटल हो नॉन मेटल हो, इस मेटल भी इससे ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं जितना हार्ड आपका डायमंड होता है। डायमंड होता है। तो हाँ, सबसे ज्यादा हार्ड होता है। डायमंड का यूज क्या है? डायमंड का यूज है जो आपके घर में ग्लासेस वगैरह लगते हैं ना विंडो में, हाँ तो सर। उनको देखो कट किया जाता है, तो वो किससे कट किया जाता है? डायमंड से ही कट किया जाता है। डायमंड से। हाँ हाँ सर, डायमंड से किया जाता है ना। हाँ, यस, उनको डायमंड से कट किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कटिंग, जहां पे कटिंग करनी होती है वहां पे डायमंड से ही कट किया जाता है बहुत सारी चीजों को। तो एज अ कटिंग टूल आपका डायमंड यूज होता है। ये सब यूजेस भी आपको याद रखने होंगे। डायमंड आर यूज्ड एज अ कटिंग टूल्स। ठीक है, टू कट ग्लास, विंडो ग्लास या अदर कोई भी ग्लास कट करना हो तो आपका यूज होता है डायमंड। फिर ऑर्नामेंट्स बनाने में भी डायमंड का यूज होता है, कि बहुत ही ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स बनते हैं आपके डायमंड से। लोग हीरे को, है ना, प्रॉपर वे में अगर कट करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा शाइन करता है। इवन इन आपका बहुत ज्यादा जब अंधेरा हो तब भी ये चमकता है। तो ये इसकी खूबी है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा
एक्सपेंसिव एलिमेंट है ना, बहुत ही एक्सपेंसिव एलिमेंट है। किसी के पास थोड़ा सा भी हीरा हो तो बहुत धनी आदमी हो जाता है, कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हीरा या डायमंड जो है अपने एमपी में मिलता है पन्ना डिस्ट्रिक्ट, ठीक हाँ सर। है ना। तो पन्ना डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, एमपी में है, एमपी में रीवा के पास है। और वहां पे लोग क्या करते हैं कि कुछ जमीनें खरीद लेते हैं एक कुएं के बराबर, और उसकी खुदाई करते रहते हैं। तो किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है तो हीरा मिल जाता है, नहीं होती है तो नहीं मिलता है, जमीन बेकार गई। ठीक है, तो आप लोग भी खरीद, कभी लगे तो खरीद लेना, हीरा वीरा खरीद, हीरे को निकाल लेना वहां से। अथर्व निकालोगे? हाँ हैं? सर। चले जाओ पन्ना, हाँ सर। हीरा निकाल के आ जाओ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हैं? ठीक है, फिर मौका मिलेगा तो मतलब पता चल गया कहाँ है तो पता देखिए। चली गया आपको, मैंने बता दिया पन्ना में मिलता है। उस पापा को बताइए कि पापा जा रहा हूँ पन्ना, घूम के आता हूँ, और वहां चले जाना, आराम से हीरा खोदना, 1-2 साल में हीरा मिल जाएगा, लेके आ जाना, कह रहे मिल गया हीरा। है तो वही खड़े आऊंगा 12th मैं। तक तो मिल ही जाएगा, 1-2 साल खोदोगे तो। अभी कितने 10th में हो ना? हाँ सर वो मिल भी जाता है तो सर उसके बाद भी उसमें बहुत प्रोसेस लगती है निकालने में। हाँ, बहुत सारी प्रोसेस है, उसको क्या है, तराशना पड़ता है हीरे को। हाँ सर, वही तो स्टोन्स में ये रहते हैं तो सर वो। गवर्नमेंट ले राइट लेगी। राइट है। सर अगर मिल भी गया गलती से गवर्नमेंट को पता चल गया तो गवर्नमेंट ले लेगी। गवर्नमेंट क्यों लेगी? आपकी, आपने कुआं खरीद लिया तो आपके कुआं मिला गवर्नमेंट तो आप, पेड करके लेगी। हाँ पे करके, ऐसे छीन थोड़ी मिलेगी आपसे। हाँ, अब पता चले आप लोग बात कर रहे हैं, औरत पहले पहुंच जाएगी, भाई मैं, मुझे हीरा चाहिए, मैं जाता हूँ, अब छोड़ो सब चीज है। ऐसा भी हो सकता है। तो बढ़िया है, इस सबसे ज्यादा कीमती चीज है अगर किसी मतलब स्टोन फॉर्म में, ठीक है, सबसे प्रेशियस जो है डायमंड है। बहुत सारे यूजेस भी हैं इसके। तो अभी मैंने जो जो यूजेस बताए आपको कुछ याद है ग्रेफाइट के और डायमंड के? एक दो जो याद हो बताइए। सर ग्रेफाइट वो लुब्रिकेंट्स में यूज होता है और पेंसिल्स में यूज होता है। हाँ, इट इज यूज टू मेक लेड अप पेंसिल्स, ठीक है। और भी बहुत जगह पे यूज होता है आपका ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या है? गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अभी कभी पेंसिल से, एक बार मैंने क्या किया था, कैसे वो जो स्विच नहीं होती है, स्विच में हमने पेंसिल का पीछे वाला हिस्सा भी कटा हुआ था, तो वो मैंने इसे डाल दिया तो मुझे बहुत जोर से करंट लगा। तो ये बात समझिए कि मैं खुद ही एक्सपीरियंस किया हूँ, आप लोग मत करना कभी ऐसा। उसमें करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो सर पर उसमें तो ग्रेफाइट, वुडन होता है ना। हाँ वुडन होता है, लेकिन पीछे का अगर आप कट कर दो तो वो ग्रेफाइट वाला हिस्सा भी दिखने लगेगा, ठीक है, लेड वाला हिस्सा भी दिखने लगेगा। हाँ सर। तो वो चीज अगर आपने कभी ऐसी गलती से, मान लीजिए कि आपको कोई तार ही लगाना है, ठीक है, कोई उसमें वायर लगाना है कटा हुआ, तो आप उसको जब ऐसे धक्का करते हो तो पीछे चीज वो आपसे टच हो सकती है, तो उस केस में करंट लग सकता है। तो ये क्या है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ग्रेफाइट, ठीक है। तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, उससे क्वेश्चन आने वाले हैं, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीक में हमारा टारगेट रहेगा कि आपको नेमिंग सिखा दें, कैसे करते हैं नेमिंग। अभी आज आपने पढ़ा कि एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं लास्ट में, क्लास खत्म करने से पहले, जो आज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्वेश्चंस। इस लेक्चर से कहां से क्या क्वेश्चन उठेंगे? तो पहली तो चीज है कि कार्बन किस तरह का बॉन्ड फॉर्म करता है, हमेशा किस तरह का कार्बन फॉर्म्स ऑलवेज विच टाइप ऑफ बॉन्ड?
किस टाइप का बॉन्ड फॉर्म करता है? एक तो ये सर क्वेश्चन, कौन कार्बन? कार्बन, हाँ, कार्बन शेयरिंग बॉन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग बाय सर इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट, कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट कोवेलेंट कोवेलेंट, ठीक है। कोवेलेंट। दूसरा Yes, क्वेश्चन sir. है कि कैटेनेशन क्या होता है? व्हाट इज कैटेनेशन? बताइए आर्यन, आप बताइए कैटेनेशन का आंसर। सर कैटेनेशन वही होता है कि सर वो स्मोक से वो कुछ करते हैं? नो 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 नो, कैटेनेशन, वरद आप बताइए। सर एक ही एलिमेंट अपने साथ ही बॉन्ड्स क्रिएट करते हैं। यस अथर्व, इट इज करेक्ट। सर कैटेनेशन में होता है जो डिफरेंट, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे गलत बोल रहा हूँ। Catenation is a self-combining property of an element, and carbon has a property of Property, yes, sir, catenation. sir. तो सेल्फ कंबाइनिंग, अपने ही एटम से कंबाइन होते जाना, ठीक है, अपने ही एटम से कंबाइन होते जाना, वो क्या कहलाता है? कैटेनेशन। ठीक है, कैटेनेशन क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज कैटेनेशन, लोग सुने ही नहीं रहते हैं कि कैटेनेशन होता क्या है, तो फिर आंसर नहीं कर पाते हैं। बताइए कैटेनेशन समझ में आ गया आर्यन? हाँ सर। यस सर। वो बर्निंग वाला वो तो टेस्टिंग के लिए है कि कोई कार्बन कंपाउंड है या नहीं, ठीक। ठीक है। तो बर्न करके हम क्या करते हैं, स्मोक, और उस स्मोक को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं लाइम वाटर में। अगर लाइम वाटर मिल्की हो गया देन हम कहेंगे कि वो जो स्मोक आया था, है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी था, है ना, यानी कि वो किस कंपाउंड को जलाने से आया था, तो जो भी कंपाउंड को जलाने से आया था बर्न करने से, वो कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड, ऐसा हम बोलेंगे उसको। क्लियर? सो कैटेनेशन हमने कहा। फिर बात करते हैं एलोट्रॉपिक। एलोट्रॉप क्या होते हैं? व्हाट आर एलोट्रॉप्स, है ना, ये सब बेसिक क्वेश्चन उठते हैं, ये आपको आने चाहिए। बताइए एलोट्रॉप क्या होते हैं? व्हाट इज एलोट्रॉप, व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स आर क्या होते हैं? डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर नोन एज एलोट्रॉप, ठीक है। ये कि सेम स्टेट में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक लिक्विड में हो गया, एक आपका उसमें हो जाए सॉलिड में। देखिए ग्रेफाइट भी सॉलिड होता है, डायमंड भी सॉलिड होता है ना, बकमिस्टर फुलेरिन भी सॉलिड होता है। के तीनों एलोट्रॉप क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के फॉर्म है, कार्बन के ही फॉर्म है, तो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्लियर हुई? बताइए आर्यन, क्लियर हुआ आपको? जल्दी से बताइए अगर मेरी आवाज आ रही है तो, जल्दी बताइए। अथर, यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। So different physical form of an element is known as allotrop. एलोट्रॉप। आर्यन क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। सर जैसे डायमंड ग्रेफाइट वगैरह। हाँ, तो अगर आपसे पूछे कि कार्बन के एलोट्रॉप कौन कौन से हैं, तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलेरिन। नाम बोलो इसका, बकमिंस्टर फुलेरिन। क्या इनको थोड़ा सर? थोड़ा डिस्कस करो। बकमिंस्टर फुलेरिन ये थर्ड एलोट्रॉप है, आपको हाँ सर। एलोट्रॉप आने चाहिए। ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिंस्टर फुलेरिन आर द थ्री एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हाँ सर। ठीक है। एक बार हमें डेफिनेशन बताइए, आर्यन आप शुरू करिए डेफिनेशन एलोट्रॉप की, और लास्ट तक पहुंचते हैं भरत तक। 1-2 मिनट का और सेशन है बस, इसके बाद ओवर करेंगे। कल डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पे पहुंच जाएंगे, थोड़ा सा डायमंड और थोड़ा सा ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बकमिंस्टर फ्लोरीन। मतलब 15 मिनट में ये तीनों डिस्कशन हो जाएगा।
फिर पहुंचेंगे हम हाइड्रोकार्बन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, तो इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा आपको, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जल्दी से बताइए डेफिनेशन ऑफ एलोट्रॉप। सर ईच और दो डिफरेंट जो वो रहते हैं, और मतलब नहीं तो आप ऐसे सर मतलब ऐसे कि कैसे, दो, इंग्लिश में लिखना सर होगा दो ना आपको तो। डिफरेंट जो, हाँ सर, ईच और टू डिफरेंट, सर उसको क्या बोलते सर, वो याद नहीं आ रहा। देखिए फिजिकल फॉर्म की बात, हम केमिकल फॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल फॉर्म सीधे। हाँ सर, ईच और टू डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड, बस मिस्टर फ्लेयरिंग। हाँ वो तो एग्जांपल हो गए, आपको सिर्फ एक लाइन में डेफिनेशन बतानी है एलोट्रॉप की। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, क्या? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, आप यस सेम सर। या आप एन एलिमेंट इज नोन एज सर ईच और टू एलोट्रॉप। डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स विच एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। हाँ ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको बस एक चीज बोलना है, समझ में आ गया, बस आपको चीजें याद रटना नहीं है, डेफिनेशन समझनी है। और कैटेनेशन लास्ट में एक बार फिर पूछ रहे हैं, कैटेनेशन बताइए अथर। तो ये कैटिनेशन, हाँ कैटेनेशन, कैटिनेशन व्हाट इज, सर वो कार्बन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है। हाँ, सेल्फ कंबाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज कैटेनेशन एंड कार्बन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। क्लियर? यस सर। सो ओवर करते हैं आज की क्लास, और कल की क्लास ज्वाइन करिए। कल की क्लास में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज सिर्फ इंट्रो, मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन में कुछ कुछ चीजें आपको समझने को मिली है। कल हम थोड़ा सा उतरेंगे किस पे, नेमिंग पे उतरेंगे, है ना, हाइड्रोकार्बन्स की, जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक तो यहाँ से भी आएगा थोड़ा बहुत, जो मैंने आएगा इंपॉर्टेंट था वो डिस्कस किया। कल की क्लास में और भी डिस्कशन होगा। सो आज जो पढ़े हो आप उसको एक बार अपने माइंड में रिवाइज कर लेना शाम को, कि क्या क्या पढ़ा था, रिपीट कर लेना, बस इतना ही ध्यान रखना। और मैं मैथ का फिर से होमवर्क भेजूंगा, उसको भी करके भेजना है। हाँ सर। सर एक मिनट साइड हो जाइए, मैं इसकी फोटो ले लेता हूँ तो। ओके 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 सर। ओके, चलिए बाय। बाय सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके सर, बाय। ओके बाय बाय।